हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका छठवां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। यदि आप इसके और पिछले एमसीक्यू वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। हम लोग अमीन पटवारी से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप अमीन पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला में क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 111। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, देखते हैं क्या पूछा है इसमें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है। देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 360, बी है अनुच्छेद 123, सी में दिया है अनुच्छेद 200, डी में दिया है अनुच्छेद 256। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि अनुच्छेद 160 आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 आपका राज्य आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 200 आपका राज्यपाल के वीटो शक्ति से संबंधित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा, देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। और पहला में दिया है वित्त आयोग के अध्यक्ष, दूसरा योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तीसरा संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 1 और 3, वित्त आयोग के अध्यक्ष और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। इन्हीं का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति का, बी राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, सी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, डी देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर पांचवा, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, बी आपातकालीन शक्तियाँ, सी राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति, डी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यही सही नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर छठवां, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे। देख लेते हैं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे आपका राजेंद्र प्रसाद जी, वह किस राज्य से संबंधित थे उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए बिहार, बी हरियाणा, सी दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर सातवां, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए दिया है राजदूतों की नियुक्ति, बी विधेयकों पर स्वीकृति देना, सी राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देना, डी लोकसभा भंग करना, ई संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा विधेयकों पर स्वीकृति देना। मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए इसको CGPSC 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर आठवां, देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखिए इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या पूछा गया है, देखते हैं। देखिए इसमें पहला में पूछा है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, दूसरा है लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तीसरा है नियंत्रण
महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, चौथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 1, 3, 4 यही इसका आंसर है। तो आप लोग ध्यान देंगे इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डी डॉक्टर अब्दुल कलाम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राधाकृष्णन। इन्हीं को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां देखते हैं क्या पूछा है इसमें। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। देख लेते हैं वह कौन सा राष्ट्रपति है जिसको मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है जाकिर हुसैन, बी VV गिरी, सी फर्रुद्दीन अहमद अली, डी नीलम संजीव रेड्डी, ई यानी जैल सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा VV गिरी, यही इसका आंसर है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं क्या पूछा है। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। देख लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए है जनता द्वारा, बी निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, डी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद के दोनों सदनों द्वारा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है। देख लेते हैं वह कथन कौन कौन सा है उसको। तो देखिए इसमें पहला दिया है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा में दिया है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, जबकि दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह गलत है। जो उपराष्ट्रपति है उनके चुनाव में आपका संसद के सदस्य शामिल होते हैं, न कि राज्य विधायिकाओं के सदस्य। जबकि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसमें आपका विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इसको भी आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा अंतर है, उसको आप लोग याद करके रखेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 में देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। देख लेते हैं कथन ए में क्या दिया है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। कारण आर में दिया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। देखते हैं इसमें सही कथन कौन है या इसका सही उत्तर कौन है उसको। तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर सत्य है तथा आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा अध्यक्ष के, बी राज्यसभा के सभापति के, सी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के, डी प्रधानमंत्री के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के। जो संविधान के अनुच्छेद 78 है उसमें प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में बताया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16 देखते हैं क्या पूछा है इसमें। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है
और वह है, देख लेते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 76 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 3 में आपका मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है इसको। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं संघ सरकार के संदर्भ में इसमें क्या दिया है उसको। तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। पहला में दिया है कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। दूसरा है हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2। इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए दिया है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 महीने के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बी में दिया है जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। सी में दिया है संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। डी आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पेपर में पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 20 में क्या दिया गया है। भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देख लेते हैं भारत के संसद के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। बी संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। सी है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। डी है आपका मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह आपका गलत है। आपका उच्च सदन एवं निम्न सदन दोनों में से मंत्री बनाए जा सकते हैं, न कि केवल निम्न सदन तक ही सीमित है। तो यह गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यही इसका आंसर है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं क्या पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए है लोकसभा के प्रति। दूसरा एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत। तीसरा है अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। चौथा अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3 केवल, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से आपका लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार उत्तरदायी होता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए मंत्रिमंडल, बी राष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोकसभा। भारत का प्रधानमंत्री आपका लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कथन ए दिया है, कारण आर दिया है। देख लेते हैं कथन ए में क्या दिया है। भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। कारण आर दिया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य
संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथन गलत पर कारण सही है। देखिए इसमें कथन में क्या दिया है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के और राज्यसभा प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसमें देखिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इसलिए कथन गलत हो जाएगा, जबकि कारण सही है। आपका जो कारण आर दिया है वह, तो इसको आप लोग देख लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 24, देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका खाली स्थान के अधीन रहकर कार्य करती है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए है न्यायपालिका, बी विधायिका, सी चुनाव आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधायिका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 25, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें कथन क्या क्या दिया है। कथन पहला में है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2, 3। देखिए केंद्र में आपका मंत्रिपरिषद जो है संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह गलत है। संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, न कि संसद के प्रति, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, इसका आंसर केवल 2 और 3 होगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।